हेलो, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित सामोता। आज का अपना टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। मेरे बारे में आप और अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इतिहास क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधियां हुई उसके बारे में देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय कौन सा प्रशासन था, ब्रिटेन में कौन सा था, भारत में कौन सा था और अपने यहाँ राजस्थान में कौन सा प्रशासन कार्य कर रहा था। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे उनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रथम सशस्त्र विद्रोह कौन सा हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उसका नेता कौन था, इसके बारे में भी अपन यहाँ अध्ययन करेंगे तथा 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने जो कथन कहे उनका भी अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आरएस परीक्षा, राजस्थान में लगने वाली विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, साथ ही साथ पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली अनेकों परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि मैं सभी बिंदुओं का इसमें शामिल करके अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए मैंने एरो द्वारा आपको एकदम सरलता तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको याद हो जाए। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से पहले देखेंगे उसका इतिहास क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में थे मराठाओं का राज्य तथा राजस्थान में टोंक के आसपास जिलों में पिंडारी राज कर रहे थे। मराठा और पिंडारी दोनों ही लूटपाट तथा अराजकता फैला रहे थे, यानी दोनों ही लूटपाट करते, वहां मारकाट करते और वापस अपने राज्य को लौट जाते। उनकी लूटपाट और अराजकता से परेशान होकर भारत के राजाओं ने, जागीरदारों ने मुगल सल्तनत की तरफ देखा, लेकिन मुगल सल्तनत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो खुद ही डगमगाए हुए थे। तो भारतीय राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की और संधि का नाम है सहायक संधि। सहायक संधि जो शब्द था वो दिया था फ्रांसिस डुप्ले ने और भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था लॉर्ड डलहौज। इस सहायक संधि के तहत राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। कहाँ की गई? अजमेर में। कब की गई? 1832 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लीजिए। मराठाओं तथा पिंडारियों की लूटपाट एवं अराजकता से परेशान होकर भारतीय राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक संधि कर ली और इस सहायक संधि के तहत अजमेर में सन 1832 ईस्वी में
राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बनाया गया अजमेर में, जिसको बाद में आबू स्थानांतरित कर दिया गया। इस राजपूताना रेजिडेंसी का एक मुख्य अधिकारी बनाया गया, जिसको नाम दिया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG। AGG राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG बनाया गया लोकेट को, तथा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG था पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना है आपको कि राजस्थान का प्रथम AGG कौन था? लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो थे पैट्रिक लॉरेंस। AGG के सहयोग के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। AGG के सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति की गई? पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। जो सहायक संधि की गई, उस सहायक संधि करने वाला भारत का पहला राजा था हैदराबाद का निजाम अली, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1798 में सहायक संधि कर ली थी। राजस्थान का कौन सा प्रथम राजा था, कौन सा प्रथम राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? तो वो राजा था करौली का हरबख्श पाल सिंह, और उसने सहायक संधि की 9 नवंबर 1817 ईस्वी में। यदि ऑप्शन में करौली नहीं हो और यदि ऑप्शन में कोटा दिया हुआ हो तो आपको सही करना है कोटा, क्योंकि कोटा के राजा उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में। अंतिम शासक, राजस्थान का अंतिम शासक जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, वो था सिरोही का महाराजा शिव सिंह, और उसने सहायक संधि की 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। एक बार फिर से सुन लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम राजा था हैदराबाद का निजाम अली, जिसने सहायक संधि की सन 1798 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम राजा था करौली का हरबख्श पाल सिंह, जिसने सहायक संधि की थी 9 नवंबर सन 1817 ईस्वी में। कोटा के उम्मेद सिंह ने 26 दिसंबर सन 1817 ईस्वी को सहायक संधि की, तथा राजस्थान का अंतिम राजा था सिरोही के महाराजा शिव सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। अब 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से शासक थे देखिए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। भारत में गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, तथा राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तथा राजस्थान में 4 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। मारवाड़ में मैकमोसन, मेवाड़ में मेजर सावर्स, जयपुर में कर्नल ईडन, तथा कोटा में मेजर बर्टन। एक बार फिर से सुन लीजिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तथा राजस्थान में 4 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। वो थे मारवाड़ में मैकमोसन, मेवाड़ में मेजर सावर्स, जयपुर में कर्नल ईडन, तथा कोटा में मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह,
जयपुर के तत्कालीन शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय तथा कोटा के शासक थे महाराजा राम सिंह। और 1857 की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको कहा जाता है बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां तैनात की गई थी, उनकी संख्या थी 6। तो अलग अलग प्रकार से छावनियों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके लिए 3 प्रकार से आपको बताए गए हैं या दिखाए दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ब्रिटिश या सैनिक छावनियां कितनी थी 1857 की क्रांति के समय? तो आंसर होगा 6। दूसरा, 1857 की क्रांति के समय प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उसका भी आंसर होगा 6। तीसरा, प्राकृतिक, भौगोलिक या भौतिक आधार पर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां तैनात थी? तो उसका उत्तर होगा 5। क्यों होगा? देखिए, जो 6 छावनियां बनाई गई थी उसमें पहली छावनी है नसीराबाद की, और नसीराबाद की छावनी में तैनात थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी सैनिक छावनी थी ब्यावर में, वहां तैनात था मेरवाड़ा बटालियन। नसीराबाद और ब्यावर दोनों स्थित हैं अजमेर में। तीसरी छावनी देवली टोंक में, जहां पर कोटा कंटिलजेंट टुकड़ी तैनात थी। चौथी है खैरवाड़ा उदयपुर तत्कालीन मेवाड़, जहां पर मेवाड़ भील कोर तैनात थी, और मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी 1841 में। ये भी एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 ईस्वी में। अगली 5वीं छावनी थी एरिनपुरा पाली की छावनी, जहां पर जोधपुर लीजियन बटालियन तैनात थी। और छठी है नीमच मध्य प्रदेश। तो 5 छावनियां राजस्थान में थी और छठी छावनी थी नीमच मध्य प्रदेश की, जो कि भौगोलिक रूप से राजस्थान से बाहर स्थित थी नीमच छावनी। लेकिन इस नीमच छावनी का प्रशासन खैरवाड़ा छावनी के द्वारा संचालित होता था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि नीमच छावनी का प्रशासन कहां से संचालित होता था? तो कहां से होता था? खैरवाड़ा मेवाड़ छावनी से। और वहां पर कौन सी बटालियन तैनात थी? मेवाड़ भील कोर। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो वो 2 छावनियां थी, एक है खैरवाड़ा की और दूसरी ब्यावर छावनियां। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? तो अंग्रेजों ने 2 राजधानियां बना रखी थी, शीतकालीन राजधानी अजमेर को तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी थी आबू को। आगे देखिए अब कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। मैंने इन कारणों को 2 भागों में बांटा है। पहला है आधारभूत कारण और दूसरा है तात्कालीन कारण। अब कौन कौन से आधारभूत कारण हैं? आधारभूत कारण वो कारण हैं जिन पर 1857 की क्रांति टिकी हुई है। उसमें सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी पहला टॉपिक है कि 1803 ईस्वी में मुगल बादशाह और उस समय कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जफर को केवल लाल किले तक ही सीमित कर दिया था तथा बादशाह को पेंशन दे दी गई थी।
अंग्रेजों ने बादशाह को नजराना देना और सम्मान देना बंद कर दिया था। साथ ही साथ सिक्कों पर से सम्राट का नाम हटा दिया था। नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई थी, जिससे नाना साहब अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। उस समय भारत में एक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नियुक्ति की गई थी सन 1848 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने एक व्यपगत का सिद्धांत लाए थे। उस व्यपगत सिद्धांत के तहत उन्होंने हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा, विलय नीति या जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के आधार पर हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। ये चारों एक ही है, चाहे हड़प नीति बोलो या गोद निषेध प्रथा कहो या विलय नीति कहो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहो। क्या थी ये? इसके अंतर्गत कहा गया कि यदि किसी राजा के कोई संतान नहीं होती है तो उसके उत्तराधिकार को ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछकर बनाया जाए, या गोद लेने पर उन्होंने रोक लगा दी थी कि कोई भी राजा के यदि संतान नहीं होती है तो वो गोद लेकर उत्तराधिकार नहीं बना सकता। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सन 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजों ने हड़प लिया। सतारा महाराष्ट्र के स्थित है। इसके बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर व संभल को भी छीन लिया। 1852 में राजस्थान के उदयपुर को छीन लिया तथा 1853 ईस्वी में झांसी को भी उन्होंने छीन लिया। और उस समय झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। तो हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पी गई भारत की पहली सल्तनत कौन सी थी? सतारा महाराष्ट्र। और कब छीनी? 1848 में। गोद निषेध प्रथा के तहत छीनी गई राजस्थान की पहली सल्तनत थी उदयपुर। और कब? 1852 ईस्वी में। तीसरा राजनीतिक कारण है, उस समय एक कमीशन आया था, इनाम कमीशन। उस कमीशन ने क्या किया? इनाम कमीशन ने जागीरदारों के लिए कर निर्धारण कर दिया और जागीरदारों को कहा कि आप अधिक से अधिक कर वसूल करो। इस इनाम कमीशन के तहत ही एक कानून लाया गया जिसका नाम था सूर्य अस्त कानून। और सूर्य अस्त कानून क्या था कि तय तारीख के सूर्य अस्त होने से पहले राशि जमा करवाओ, नहीं तो दूसरे दिन सुबह आपकी जागीर छीन ली जाएगी। और 1852 ईस्वी में सूर्य अस्त कानून के तहत 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। चौथा कारण था किसानों का शोषण। किसानों की दशा सुधारने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी प्रथा लागू की गई। इन प्रथाओं के तहत अधिक लगान वसूल किया गया, जिससे किसानों की हालत और दयनीय हो गई। अगला कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। पहला कारण अपन ने पढ़ा राजनीतिक कारण और दूसरा है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में कदम रखा। यानी
13 ईस्वी में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। दूसरा, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। 1845 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसके तहत कैदियों को भोजन एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा परोसा जाने लगा था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। 1856 ईस्वी में ही ये उत्तराधिकारी नियमों में बदलाव किया गया। कहा गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति का पैतृक संपत्ति में हिस्सा बना रहेगा, नहीं तो उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। तो जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई तो यहाँ के धर्म को कम आंका गया तथा ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। साथ ही भारतीयों के खून में रची बसी प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा को भी उन्होंने बंद कर दिया। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 20 से 25% भारत का योगदान था, जो कि अब लगभग 2 से 2.5% है। और भारत एक कृषि प्रधान देश था। कृषि पर ही आधारित अनेक छोटे बड़े उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग चलाए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए नकदी फसल बोने पर बल दिया और नकदी फसलों में चाय, कपास और नील की खेती करने पर बल दिया। नील की खेती करने के बाद भूमि बंजर हो जाती थी, इसलिए किसानों ने नील की खेती करने से मना किया। नकदी फसल बोने के कारण जितने भी लघु उद्योग धंधे थे वो सब चौपट हो गए। अगला चौथा कारण है सैनिक कारण। जितनी भी सैनिक छावनियां थी उनमें कुछ में भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात था 5:1 तथा कुछ छावनियों में भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात था 3:1, यानी भारतीय सैनिक 5, अंग्रेज सैनिक 1। और कुछ छावनियों में भारतीय सैनिक 3 तो अंग्रेज सैनिक थे 1। इसके बावजूद भी सैनिकों के साथ असमानता का बर्ताव किया गया। पदों में भी असमानता और वेतन में भी असमानता। पदों में असमानता किस प्रकार करते थे कि अधिकारी जितने भी बनाए जाते थे वो केवल अंग्रेज ही बनाए जाते थे और भारतीय होते थे केवल और केवल सैनिक। यानी अधिकारी अंग्रेज होगा और सैनिक होगा भारतीय। वेतन में भी असमानता थी। भारतीय सैनिकों को 7-8 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। यदि भारतीय कोई सूबेदार है तो 35 रुपए, यदि अंग्रेज कोई सूबेदार है तो 195 रुपए उसको मासिक वेतन दिया जाता था। धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि जो हिंदू सैनिक है वो शिखा नहीं रख सकता। सिख सैनिक पगड़ी नहीं बांध सकता। सिख सैनिकों को बाल काटने के आदेश दिए गए। मुस्लिम सैनिक सिर पर टोपी नहीं लगा सकता तथा जितने भी धार्मिक जो चिन्ह थे
प्रतीक थे उनको धारण नहीं कर सकते, जिनसे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। अगला, उस समय एक भारतीय सेना भर्ती अधिनियम 1856 लाया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्री मार्ग से होकर ब्रिटेन जाकर सेवा करनी थी। उससे भी भारतीय सैनिक क्रुद्ध हो गए। ये थे आधारभूत कारण। अब है कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण कौन सा है। तो बंगाल की एक छावनी है बैरकपुर छावनी। उस बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। नेटिव इन्फेंट्री पूछा जा सकता है कि नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है। तो नेटिव इन्फेंट्री होती है पैदल सैनिक टुकड़ी, यानी पैदल सैनिक दल। तो बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी तैनात थी। सैनिकों को सुरक्षा के लिए ब्राउन बेस बंदूक दी जाती थी, लेकिन उस समय ब्रिटेन में एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल की बनाई गई, खोज की गई। तो उन सैनिकों को ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल दी गई। तो आपको पूछा जा सकता है कि बैरकपुर छावनी में सबसे पहले कौन सी बंदूक की जगह कौन सी बंदूक दी गई, या पूछा जा सकता है कि ब्राउन बेस बंदूक की जगह दी जाने वाली नई बंदूक कौन सी थी। तो वो थी एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल के कारतूसों को चिकना बनाने के लिए उनके ऊपर गाय या सूअर की चर्बी लगाई जाती थी और उस चर्बी को सैनिकों को मुंह से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों ही सैनिक भड़क गए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, जिनको ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल दी गई, जिनके कारतूसों को गाय या सूअर की चर्बी द्वारा चिकना बनाया जाता था तथा उन कारतूसों की टोपी को मुंह से काटना पड़ता था, जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों ही सैनिक भड़क गए। उसी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे गाजीपुर बलिया निवासी था। उस मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को वहां के लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दी, जिसके लिए मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे, पूछा जा सकता है मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे। वो थे गाजीपुर बलिया निवासी, उत्तर प्रदेश। उन्होंने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दी, जिसके लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बैरकपुर घटना के बाद कुछ क्रांतिकारियों ने गंगा नदी के किनारे एक योजना बनाई कि पूरे देश में एक साथ सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा और सशस्त्र विद्रोह के लिए, क्रांति के लिए एक दिन निश्चित किया गया। वो था 31 मई 1857। इंपॉर्टेंट है,
कि क्रांति के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? 31 मई 1857। और क्रांति के प्रतीक चिन्ह के लिए कमल का फूल एवं चपाती निश्चित किया गया। जितनी भी सैनिक टुकड़ियां, सैनिक छावनियां जो विद्रोह में शामिल थी, उनको कमल का फूल बांटा गया तथा जागीरदारों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में चपाती बांटी गई, क्रांति की जन चेतना के लिए। लेकिन 10 मई 1857 को ही मेरठ छावनी की 20 NIS नेटिव इन्फेंट्री तथा 3 LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया तथा सशस्त्र विद्रोह कर दिया। क्रांति का दिन निश्चित था 31 मई 1857 को, लेकिन जल्दबाजी में मेरठ की छावनी की 2 टुकड़ियां, 20 नेटिव इन्फेंट्री तथा 3 LC पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को ही सशस्त्र विद्रोह कर दिया। यह प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से। और उस मेरठ छावनी के विद्रोह का नेता था कोतवाल धनसिंह गुज्जर। कोतवाल धनसिंह गुज्जर, जो कि पांचली गांव मेरठ का निवासी था। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरठ छावनी के विद्रोह का नेता था कोतवाल धनसिंह गुज्जर। उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा वहां मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को पुनः भारत का सम्राट तथा विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सशस्त्र विद्रोह कर वहां के अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को मारकर वो दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857 को तथा दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया तथा विद्रोह का नेता घोषित किया। लेकिन आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का वास्तविक नेतृत्व या क्रांति का नेता कौन था, तो वह है बख्त खान। एक बार फिर से सुनिए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या 1857 की क्रांति का वास्तविक नेता कौन था? बख्त खान। और बख्त खान कौन था? बहादुर शाह जफर का सेनापति। अब थोड़ा सा बहादुर शाह के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको कहते हैं बहादुर शाह जफर। याद रखना है कि बहादुर शाह जफर कौन थे। हो सकता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला, कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद करना है बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे। बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तथा रंगून ब्रह्मा भेज दिया, जो काले पानी की सजा मानी जाती थी। रंगून ब्रह्मा में इनकी मृत्यु हुई तथा यहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया। उस मकबरे पे कुछ लिखा हुआ है, तो कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले बहादुर शाह जफर एक कविता के अंदाज में कुछ बोले थे, वही उस मकबरे पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से सुनना।
रे बहादुर तू तो बदनसीब निकला, रे बहादुर तू तो बदनसीब निकला, 2 गज जमीन भी नसीब न हुई आले वतन की दफन के लिए। ये उनके मकबरे पर लिखा हुआ है। तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर काले पानी की सजा के रूप में रंगून ब्रह्मा, और ब्रह्मा को वर्तमान में कहा जाता है म्यांमार, भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई और वहीं पर उनका मकबरा बना दिया गया। और मकबरे पे लिखा हुआ है, रे बहादुर तू तो बदनसीब निकला, 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई आले वतन की दफन के लिए। ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में जो घटना हुई, सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसमें पुलिस की भूमिका की जांच के लिए एक कमेटी गठित की और उसका अध्यक्ष बनाया मेजर विलियम्स को। यानी 10 मई 1857 के मेरठ के सशस्त्र विद्रोह की जांच करने के लिए, और जांच क्या करनी थी कि उस विद्रोह में पुलिस की कितनी भूमिका थी, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया मेजर विलियम्स को। और इस मेजर विलियम्स ने लोगों के बयान से, तहकीकात से कोतवाल धन सिंह गुज्जर को मुख्य दोषी माना। इसी कोतवाल धन सिंह गुज्जर को 1857 की क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का जनक कौन है? कोतवाल धन सिंह गुज्जर, या कहीं कहीं लिखा मिल सकता है धन सिंह कोतवाल। ये गुज्जर जाति से थे और मेरठ में कोतवाल के पद पर नियुक्त थे। ऐसा जब हुआ कि धन सिंह गुज्जर को मुख्य दोषी माना गया, तो आपको पहले मैंने बताया था कि धन सिंह गुज्जर पांचली गांव मेरठ निवासी था। तो कार्रवाई के तौर पर धन सिंह गुज्जर कोतवाल के गांव पांचली को 4 जुलाई 1857 दशहरे के दिन सुबह 4 बजे तोपों से उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए तथा जो यदि बच भी गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको बाद में फांसी दे दी गई। ऐसा लिखा हुआ है आचार्य दीपाशंकर रचित पुस्तक, जिसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन एवं मेरठ। आचार्य दीपाशंकर ने एक पुस्तक लिखी स्वाधीनता आंदोलन एवं मेरठ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि धन सिंह गुज्जर के गांव पांचली को 4 जुलाई 1857 दशहरे के दिन तोपों से उड़ा दिया तथा शेष रहे ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा है 46 किसान, कहीं कहीं लिखा है 80 किसान, जिनको बाद में फांसी दे दी गई। आज भी उस पांचली गांव में दशहरे का उत्सव नहीं मनाया जाता है। सॉरी। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कथन कहे, इतिहासकारों के अलग अलग वक्तव्य कहे गए हैं। क्या है? सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर भी कहते हैं, उन्होंने 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन सा? 1857 की जो क्रांति थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। टी.आर. होम्स ने कहा
यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के लिए टी.आर. होम्स ने लिखा है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अंग्रेजों या ब्रिटिश पत्रकार थे सर जॉन लॉरेंस और सिले। उन्होंने इसे पूर्णतया सिपाही विद्रोही बताया कि यह एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। डिज़रायली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोही था। आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, पूछा जा सकता है। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा, किसने लिखा? तो उत्तर होगा वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। पूछा जा सकता है विनायक दामोदर सावरकर की 1909 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। तो वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, उन्होंने 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं व मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। L.E.R. रीज, इतिहासकार ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये सभी कथन आपको याद रखने हैं। 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।